गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो PT 4 का सिलेबस है वो आपको बताया गया था। PT 4 के सिलेबस में आपका ये PT 4 हिंदी का प्रश्न पत्र रहेगा। फिर हिंदी के प्रश्न पत्र में गद्यांश 5 नंबर का, पद्यांश 5 नंबर का। गद्यांश आपको पता है स्टोरी होती है, पद्यांश आपकी कविता होती है, उसके प्रश्न उत्तर होते हैं। रिक्त स्थान रहेगा, सही गलत है, निबंध, कहानी। संवाद आप में नहीं रहेगा, संवाद मैंने दूसरी क्लास के लिखा था। साहित्य और व्याकरण से 20 मार्क्स आपके रहेंगे, ठीक है। और प्रार्थना पत्र भी है साथ में, ठीक। तो ये आपका प्रार्थना पत्र या आपका जो PT 4 का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से आपका रहेगा। और जो भी आपका रिवीजन तो ज़्यादातर हम करवा चुके हैं आपका, लेकिन एक डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं रिवीजन की आपकी, उस पर आप फोकस करें। एक बार उस वीडियो को हम लोग देख लें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने लिंग भी पूछा है आपका, तो ऐसा नहीं है कि आपको चैप्टर नंबर 5 आना है, आएगा नहीं, लेकिन हाँ छोटे छोटे से क्वेश्चंस दे रखे होंगे मैंने हर चैप्टर से। तो ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आता है। आपने लिंग पढ़ा हुआ है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। और लिंग होता क्या है? जो जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ज़्यादा समझाना पड़े, आपको बहुत अच्छे से आता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोलते हैं, इसे पुरुषवाचक अथवा स्त्रीवाचक भी बोलते हैं, ठीक। जिसमें स्त्री के नाम होते हैं, लेडीज़ नाम होते हैं, उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसमें पुरुष संबंधी नाम होते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, देखिए दिया हुआ है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी हमने आपको बताया। पुल्लिंग में आपका देखिए बकरा, कबूतर, राजा इस तरह के नाम आ जाते हैं, और स्त्रीलिंग में बकरी, कबूतरी, रानी इस तरह के नाम आ जाते हैं, जो आपको पहचानना बहुत आसान होता है, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज भी हमने आपको करवाई है, ठीक। उसके बाद आपका मैंने थोड़ा सा वचन भी एक बार रिवाइज करा देते हैं। वचन क्या होता है? वचन होता है नंबर, है ना, संख्या। जब कोई एक चीज़ का हमें ज्ञात होता है ना, एक चीज़ के बारे में हमें पता चलता है, तो उसको हम कहते हैं एक वचन। और जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ का पता चलता है, एक से अधिक चीज़ पता चलती है, तो वो होता है बहुवचन। एक चीज़ एक वचन और एक से अधिक चीज़ बहुवचन, यानी एक और अनेक। एक और अनेक वचन के 2 रूप होते हैं। जो एक चीज़ होती है वो एक वचन, और जो अनेक चीज़ होती है वो बहुवचन। अब अनेक में ये नहीं है कि अगर आपके पास एक चीज़ है तो एक वचन, और 2 चीज़ है तो 2 वचन, ऐसा नहीं है। एक है तो एक वचन, और एक से अगर ज़्यादा है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, वो सब बहुवचन में आएंगे, ठीक। 2 वचन कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक वचन और बहुवचन होते हैं। आपकी बुक में ये देखिए दे भी रखा है कुछ वर्ड्स। लड़का एक हुआ, और लड़के यानी बहुत सारे हो गए। मेला, मेले, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते, प्याला, प्याले, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बहन, बहनें, बतख, बतखें, मशीन, मशीनें, माता, माताएं, माला, मालाएं, घटा, घटाएं, रानी, रानियाँ, कहानी, कहानियाँ, गली, गलियाँ। इस तरह से आपके पिंक वाले साइड पे भी दे रखा है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपका दूसरा जो है वो है आपका विलोम,
ठीक है। तो इसमें से भी हम आपको अपने आप ही कुछ चीज़ें दिए हैं। विलोम भी आप जानते हैं क्या होता है। विलोम का मतलब होता है एक दूसरे का विपरीत शब्द। विपरीत यानी उल्टा, जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं यानी विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, है ना। आओ एक कविता पढ़ें। ऊपर बिल्ला सोया है, नीचे चूहा बैठा है, गरम दूध ठंडा पानी मुझको तुम दे दो नानी। सिर बड़ा छोटे बाल, रोना छोड़ो हंसना लाल। यानी आप देख रहे हो जो रेड कलर से दे रखा हुआ है, रेड कलर से ऊपर नीचे गरम ठंडा बड़ा छोटे रोना हंसना, ये सब एक दूसरे के विपरीत है, उल्टे हैं, है ना। तो यही उल्टे शब्द जो हैं ये हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। उसके अलावा आपका नीचे देखिए विलोम शब्द आपको समझाया है। आना जाना, दिन रात, आज कल, भला बुरा, बंद खुला, आगे पीछे, गोरा काला, सुख दुख। अच्छा, गोरा काला जो है, एक कहीं पे अगर काला दिया होता है तो ऐसा नहीं कि गोरा होगा इसका, या गोरा तो दिया है तो काला हो जाएगा, लेकिन अगर काला दिया है तो ज़रूरी नहीं कि हमारा गोरा जाएगा, ठीक है। काला दिया है तो हम सफ़ेद भी लिख सकते हैं। सुख दुख, उल्टा सीधा, जीत हार, अंदर बाहर, प्रश्न उत्तर, सुबह शाम, अंधेरा उजाला, गीला सूखा, सरल कठिन, सोना जागना, अपना पराया, गर्मी सर्दी, सच झूठ। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी दी हुई है। एक्सरसाइज हमने आपकी करा रखी है ना। अब एक्सरसाइज अगर आप में से किसी बच्चे ने बाय चांस कंप्लीट नहीं है तो अब मैंने समझाया है तो आप आराम से कर भी लोगे, और वैसे तो हम करा चुके हैं। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर नंबर 14 तो आपका पेपर में नहीं दिया है हमने, लेकिन आपको समझाया था और है भी, सिलेबस में दिया भी है तो सिलेबस में, तो इसलिए हम आपको समझा देते हैं। चैप्टर नंबर 14 में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, चित्र वर्णन, यानी किसी भी चित्र को देखकर उसका वर्णन करना। आप रास्ते में भी चलते हो, अगर कुछ पिक्चर्स आपको कहीं दिख जाती है तो आप उसकी कल्पना कर लेते हैं ना। और कुछ पिक्चर्स ही ऐसी होती हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर पिक्चर्स और चित्र ऐसे होते हैं जो हमें पूरी कहानी बता देते हैं कि क्या। जैसे कि आपको ये वाला पिक्चर दिखा, कुछ पिक्चर्स ही ऐसी होती हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर पिक्चर्स और चित्र ऐसे होते हैं जो हमें पूरी कहानी बता देते हैं कि क्या। जैसे कि आपको ये वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो आप देख रहे हो कि इसमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि ये जन्मदिन की पार्टी चल रही है ना। जन्मदिन का दिन है, किसी बच्चे का जन्मदिन है और वो खुशियों से सारे बच्चे मना रहे हैं। तो इस बात को हम आराम से देखकर लिख सकते हैं। आज रवि का, बच्चे का हम नाम अपने आप दे सकते हैं। आज रवि का जन्मदिन है, वो बहुत खुश है, उसके बहुत से मित्र आए हैं, वे उसके लिए उपहार लाए हैं, सब ने मिलकर केक और तरह तरह की मिठाइयाँ खाई। तो आप एक चीज़ देखो, कितना छोटा छोटा सा वाक्य लिखा है और कितना स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल भी उसको कठिन बनाने की कोशिश नहीं की गई है ना। बहुत छोटा छोटा सा वाक्य और अच्छे से लिखा हुआ है। तो जब हम भी इस तरह से निबंध वगैरह लिखते हैं ना, तो ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य में अपनी बातों को कहते हैं, तभी हमारा जो निबंध होता है या जो भी हमारी कहानी होती है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। और हमें कहानी भी इसी तरह छोटे छोटे से वाक्यों से और आसान शब्दों से लिखनी चाहिए। दूसरा देखिए, आपको दिख रहा है कि हाँ, किसी पार्क या किसी बगीचे का चित्र है, तो आप पार्क भी दे सकते थे और इन्होंने बगीचा दिया है तो बगीचा भी है। ये बगीचे का चित्र है, यहाँ कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं, 2 बच्चे झूला झूल रहे हैं, पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही हैं, लाल पीले कलर के फूल खिले हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, है ना, पेड़ बहुत हरे भरे हैं,
ये कुछ लाइनें मैंने अपने आप देखी हैं, जो आपको पिक्चर में देख करके पता भी चल रहा होगा, है ना। तो इस तरह से मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो चित्र में ना दिखी हूँ, आपको दिख रही हूँ, है ना। तो हम उस चीज़ को भी लिख सकते हैं। तो आपको चित्र वर्णन समझ में आया। किसी भी चित्र को देखकर उसका वर्णन करना, उसके बारे में बताना। उसके बाद आता है पत्र लेखन। पत्र मैंने आपको लिखवाया है और ऑनलाइन क्लासेस में मैंने हर बच्चे से, जितने बच्चे ऐड थे, 25-30 बच्चे थे, तो जितने बच्चे ऐड थे मैंने हर बच्चे से ऑनलाइन सुना था पत्र। तो हाँ, बच्चों को याद था, कुछ को कम याद था, लेकिन याद था। तो आप लोग अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करके याद कर लें। अच्छा, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक, इसको देखिए आपकी बुक में व्यक्तिगत और औपचारिक दे रखा है, व्यक्तिगत और औपचारिक। ठीक, तो ये औपचारिक जो पत्र होते हैं उनको हम किसी भी सरकारी या फिर छुट्टी के लिए लिख सकते हैं, है ना। किसी भी सरकारी कोई काम होता है उस पर लिखते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र होता है उसको हम किसी भी अपने कलीग को लिख सकते हैं, मित्र को लिख सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, या किसी को कोई इनविटेशन देना होता है, या इनविटेशन मतलब निमंत्रण देना होता है, तो उसके लिए हम वो पत्र लिखते हैं। और पत्र लिखने का भी क्या तरीका है, वही सिंपल सी बात जो हमने आपको चित्र वर्णन में बताई। भाषा सरल हो, है ना, सीधी सीधी सी और सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। पत्र साफ अक्षरों में लिखा हो, जिसे पत्र लिखना है उसे ठीक से संबोधित किया हो। जैसे आपको मैंने प्रधानाचार्य से छुट्टी लेने के लिए लिखा है, तो प्रधानाचार्य को आपने बहुत अच्छे से श्रीमती प्रधानाचार्य लिखा है ना। चार्या, या में आ की मात्रा अगर लेडीज़ हैं, है ना, अगर आपकी मैम है तो चार्या हो जाता है प्रधानाचार्य, और अगर आपके सर हैं तो प्रधानाचार्य हो जाता है। कम शब्दों में बात कही गई हो, मतलब ये नहीं कि हमें पत्र को बहुत बड़ा लिखना है, तो क्या होता है हमारा पत्र कोई पढ़ेगा नहीं। हमें कम शब्दों में, यानी छोटे छोटे वाक्य और कम शब्दों में अपने पत्र को पूरा कर देना नहीं चाहिए। मतलब जितना हो सके उसको छोटा ही लिखना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पेज, 2-3 पेज का हमने लिख दिया, 1 पेज बहुत होता है। पता ठीक लिखा हो। ठीक, कुछ पत्रों के देखिए नीचे नमूने दिए हैं। ठीक, तो आप इसको ना देखते हुए आप ध्यान दे लें, जो मैंने आपको 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र लिखाए हैं। ठीक, आप उन पत्रों को याद कर लीजिएगा। पत्र हम लिखते क्यों हैं? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, है ना। वैसे तो अब बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट या सरकारी काम है उनमें पत्र का काम होता है। आप उनको कॉल तो नहीं कर सकते हर किसी को, ना कॉल से आपकी बात मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कहानी लेखन। कहानी लेखन आपको हमने समझाया था। देखिए, जैसे हमने आपको अभी आपने जैसे चित्र वर्णन में जैसे आपने अभी पढ़ा, चित्र लिखने में क्या होता है, चित्र वर्णन लिखने में क्या करते हैं हम, वाक्य छोटे होने चाहिए। हमने आपको वहीं पर बताया है कि आप निबंध लिखो या कहानी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि चित्र वर्णन में छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। इसी तरह कहानी, जो आपने कहानी देखी है या सुनी है, उनके वाक्य छोटे छोटे और आसान शब्दों में स्पष्ट होने चाहिए। बचपन में हम सभी ने अपने नाना नानी, दादा दादी से पशु पक्षी, राजा रानी की कहानियाँ सुनी है। कहानी सुनना सब पसंद करते हैं। कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है और आप अभी भी सुनते हो। कहानी सुनते या पढ़ते समय हम उसी प्रसंग में खो जाते हैं। उसी प्रसंग में मतलब जो उसमें बातें हो रही होती हैं, ऐसा लगता है हम उन चीज़ों को देख रहे हैं ना,
उसमें बिल्कुल खो जाते हैं। तो हमें स्वयं माने खुद भी चित्रों के आधार पर छोटी छोटी कहानियाँ सरल भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। इन्होंने देखिए चित्र को देखकर छोटी छोटी कहानी लिखने की बात की है। जैसे आसमान गिरा वाले में आपने आपकी बुक में आसमान गिरा एक कहानी दी हुई थी, उसमें देखिए बंदर, घोड़ा, सेब, तोता इस तरह के चित्र बने थे और आपने कहानी को कितने अच्छे से पढ़ा था, हर बच्चे ने पढ़ा था। ठीक उसी तरह आपको पिक्चर्स देख करके कहानी कहनी चाहिए, वो भी चित्र वर्णन की तरह हो जाएगा, है ना, लेकिन उसमें एक कहानी होगी, उसमें अपनी एक बात होती है ना। कहानी हमेशा सरल भाषा में लिखनी चाहिए। इन्होंने भी देखिए दे रखा है, कहानी हमेशा सरल भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आपने एक कहानी इसमें लिखी थी, शेर और चूहा। देखिए आपने पिक्चर देखा और आपको कहानी समझ में आ गई। आपको नीचे ऑप्शन भी दिया था, जंगल में पेड़ के नीचे शेर सो रहा था। इसी तरह से हमें छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका जो चैप्टर है वो है निबंध। निबंध लेखन। तो निबंध लेखन किसी विषय पर अपने भाव विचार पूर्ण रूप एवं सरल एवं सुंदर प्रकार से क्रमबद्ध का मतलब होता है लाइन से, नंबर वाइज रूप में लिखना निबंध लेखन कहलाता है ना। निबंध लेखन क्या कहलाता है? अपनी बात को सुंदर एवं सरल शब्दों में अपने विचार को प्रकट करना, क्रमबद्ध रूप में लिखना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहानी में बोला, निबंध में लिखे गए वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। अर्थपूर्ण का मतलब हुआ, ऐसा नहीं है कि हम इधर से उधर शब्द उल्टे सीधे लिख दें, है ना। हमें प्रॉपर वे में यानी बिल्कुल सही तरीके से अपने शब्दों को विस्थापित करना चाहिए ताकि उनका कुछ अर्थ निकले। वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। वर्तनी की शुद्धता का मतलब हुआ ग्रामर की, जो आपकी व्याकरण की स्पेलिंग होती है और उनका बोलने का जो तरीका होता है उस पर ध्यान देना, उसको लिखने पे ध्यान देना। कहाँ पे आ की मात्रा है, कहाँ पे ई की मात्रा है और कहाँ पे रा आ रहा है, कहाँ ऊपर रा लगना है, कहाँ नीचे रा लगना है, इस तरह का ध्यान देना, इनकी शुद्धता पर ध्यान देना। लेख साफ एवं सुंदर होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वह बहुत साफ और सुंदर लिखा होना चाहिए। जैसे आपकी बुक में दे रखा है मेरा प्रिय अध्यापक, और दूसरा है मेरा प्रिय मित्र। इसके अलावा भी बहुत सारे दे रखे हैं। तो मेरे प्रिय अध्यापक में सबसे पहले आप अपने अध्यापक का नाम बताएंगे, फिर वो क्या विषय पढ़ाते हैं वो बताएंगे, फिर वो अच्छा पढ़ाते हैं। आप इस बात, जाहिर सी बात है, अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो हम अपने अच्छे अध्यापक का ही चुनाव करते हैं, है ना। उनके बारे में ही बताते हैं जो हमें अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे तो अध्यापक सब अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। वे सदैव समय पर विद्यालय आते हैं। उनके बारे में जो भी हमें बातें मालूम है, हम वो बातें उनकी स्टेप बाय स्टेप मतलब क्रमबद्ध तरीके से लिखते चले जाएंगे। उन्हें कई कविताएं याद हैं। सभी बच्चे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सभी बच्चे उनसे प्रेम करते हैं ना। इस तरह के छोटे छोटे से वाक्य बनाकर हम अपना निबंध पूर्ण करेंगे। फिर दूसरा दे रखा है मेरा प्रिय मित्र। तो इसमें अपने मित्र का सबसे पहले जो अपना प्रिय मित्र है उसका सबसे पहले नाम बताएंगे। उसके बाद वो किस कक्षा में पढ़ता है। अब आपका प्रिय मित्र है तो आपकी ही कक्षा में होगा, वो किस कक्षा में पढ़ता है हम ये लिखेंगे। उसके बाद वो रहता कहाँ पर है, वो साथ में विद्यालय जाते हैं या बस से आता है या वैन से जाते हैं, ये बात लिख देंगे। खेलने जाते हैं, साफ कपड़े पहनता है, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वो कक्षा में सदा प्रथम आता है ना। जो भी उसकी क्वालिटी है, जो भी उसकी अच्छाइयाँ हैं, हम उन चीज़ों को यहाँ पर
बता देंगे। इसके अलावा मेरा विद्यालय ने आपको निबंध लिखवाया है और मेरी माँ पे भी निबंध लिखवाया है, तो वो दोनों जो मेरा विद्यालय आपकी बुक में भी दे रखा है और मेरी माँ पे निबंध भी आपको मैंने लिखवाया है, तो वो दोनों आपको याद कर लेना है और याद है आपको तो अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। और रिवाइज़ हम कभी भी ऐसे ही नहीं करते हैं, लिख कर रिवाइज़ करते हैं। रिवीज़न हमेशा लिख कर करते हैं, कुछ भी हम याद करते हैं तो लिख कर याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा उसके बाद इसके अपठित गद्यांश। और एक चीज़ आपकी बुक में थोड़ा सा मिस्टेक दी हुई है, वो ये कि आपका देखिए यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 17 यानी 17 पढ़ा है, पाठ 17, और निबंध लेखन में उसके बाद जो आपका अपठित गद्यांश है वो भी 17 पढ़ा हुआ है, तो वो 17 नहीं, वो 18 होगा, ठीक है। तो ये कोई फॉल्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिलहाल अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश आप PT 1 से करते चले आ रहे हो। इसमें आपको हम बिना पढ़ा हुआ गद्यांश देते हैं, जो अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश, बगैर पढ़ा हुआ। आप बिल्कुल ये स्टोरी पढ़े हुए नहीं होते हो, हाँ कभी मैंने क्लास में सुनाई होती है और आपसे क्वेश्चंस पिक किए होते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी इसके बारे में बताते नहीं हैं, है ना। तो ये पढ़े हुए स्टोरी होती है छोटी सी, और उस स्टोरी को आपको दिया जाता है और उसके बाद उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उनके आंसर करते हो, ठीक। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपका आप क्या सीखते हो, आप पढ़ना सीखते हो और उन कहानियों से, उन गद्यांश से अपने लिए खुद आंसर ढूंढना सीखते हो, खुद आंसर को करना सीखते हो, है ना। जैसे कि ऊपर जो कहानी दी है, किसी कहानी नाटक का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें उसके प्रश्नों के सटीक मतलब सही उत्तर देने होते हैं। अब एक छोटी सी कहानी दिया है, पानी हम सबकी प्यास मिटाता है। पानी के बिना मानव जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। कल्पना नहीं की जा सकती मतलब मनुष्य के जीवन को सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जीवित ही नहीं रह पाएगा ना पानी के बिना। पानी की निरंतरता, निरंतरता मतलब लगातार, जो लगातार पानी आता है उसको बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी वृक्ष लगाना चाहिए, तथा पानी का संरक्षण यानी बचाव करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। याद रखिए, यदि जल है तो जीवन है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जीव जंतु हो, हम सब बिना पानी के जीवित नहीं रख सकते। कौन सबकी प्यास मिटाता है? अब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत आसानी से, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको बहुत आसानी से इसका आंसर पता चल जाएगा। अभी गद्यांश आपके छोटे होते हैं, बाद में थोड़े बड़े भी आएंगे, है ना। कौन सबकी प्यास मिटाता है? पानी। पानी के बिना किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? जीवन की। मानव जीवन की दिया है, लेकिन जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे वो मानव की हो चाहे वो जीव जंतु की हो। जल है तो क्या है? जल है तो जीवन है, ठीक। उसके बाद बस आपका इतना ही है। आपकी बुक में डाकिये का भी आपका दे रखा है, देखिए नीचे साइड पे डाकिया दे रखा है, जो हमने आपको दिया भी था। इसके अलावा भी दिया है। हाँ, इसके अलावा आपकी बुक में लास्ट में पेज नंबर 59 से स्टार्ट है आपका, जो टेस्ट पे आधारित हैं, तो वो भी हमने आपके सॉल्व करा रखे हैं। जिन बच्चों के सॉल्व नहीं हैं वो बच्चे कर लें, क्योंकि उसके बाद हम उसी को चेक करेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों की गद्यांश भी फिल नहीं है, तो इस पर ध्यान दें। उम्मीद है आपको अच्छे से आपका रिवीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।